अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, आप देख रहे हैं अहमद दुराना व्यूज़ और CSS PMS कम्पेटिटिव सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये वीडियो हम बना रहे हैं उन बच्चों के लिए जो पंजाब से बिलोंग करते हैं और पंजाब के डोमिसाइल के साथ पंजाब का जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस PMS का एग्ज़ाम है, उसके लिए वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसकी तैयारी कैसे करते हैं और इस एग्ज़ाम के क्या सब्जेक्ट्स हैं, आपको कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि ये जो PMS का एग्ज़ाम है, ये आप क्यों करते हैं? ये आप इसलिए करते हैं कि जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज में असिस्टेंट कमिश्नर और आगे प्रमोशन के बाद डिप्टी कमिश्नर और इसी तरह कमिश्नर और जो फर्दर प्रमोशंस होती हैं वो इसी एग्ज़ाम के बाद क्वालिफाई करने के बाद आपको मिलती हैं। आपके प्रोविंस सूबे के अंदर दो तरह से लोग आते हैं, या तो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस का एग्ज़ाम पास करके या CSS का एग्ज़ाम पास करके। और अगर PMS अनाउंस होता है, प्रॉपर एडवर्टाइज़ होता है, तो आप इस एग्ज़ाम पे अप्लाई कर सकते हैं। आप इस एग्ज़ाम पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आपने सिर्फ़ एडवर्टीज़मेंट देखना है उस साल का, कि उस साल का जो एडवर्टीज़मेंट आया है उसमें ये मेंशन्ड होगा कि आपकी जो एज है वो 21 साल से ज़्यादा हो और 30 साल से कम हो। अगर आपकी ये एज ब्रैकेट है और उसके बाद अगर आपकी जो स्टडीज़ हैं या जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो सिंपल BA, BSc या इक्वल टू ग्रेजुएशन है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम के जो चांस हैं वो आप 3 दफ़ा इस एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं हर साल। यूजुअली ये हर साल ही एग्ज़ाम होता है, लेकिन किसी साल ये एग्ज़ाम नहीं भी कंडक्ट होता है। तो आपको अपनी एज ब्रैकेट में रहते हुए अपनी जो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरियन में रहते हुए इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना होता है। 1000 इसकी फ़ीस होती है। आप इसको प्रॉपर्ली कमीशन को अप्लाई करते हैं। जब ये एडवर्टीज़मेंट आता है तो उसमें पहला सवाल ये आता है कि अब आपने इस एग्ज़ाम को देना कैसे है और इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हुकूमत पंजाब ने, जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसने जो क्राइटेरियन सेट किया है वो ये है कि आपको 1200 नंबर यानी 100 नंबर के तकरीबन 12 पेपर्स पे एग्ज़ाम देना होता है। लेकिन 100 नंबर जो होते हैं वो कंपल्सरीज़ के अंदर 6 सब्जेक्ट होते हैं जिनके 600 नंबर बनते हैं और ऑप्शनल्स में वो 3 सब्जेक्ट होते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं और आपको 3 सब्जेक्ट ऑप्शनल्स यानी इख्तियारी लेने होते हैं और 6 जो आपको मज़मून हैं वो आपको कंपल्सरी होते हैं। वो पूरे पंजाब ने उस पे एग्ज़ाम देना होता है। इस एग्ज़ाम में जो सबसे मज़ेदार चीज़ है वो ये कि अगर कोई बच्चा ये समझता है कि उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो वो इस एग्ज़ाम को उर्दू में भी दे सकता है। तो आप इस एग्ज़ाम के जो सब्जेक्ट इख्तियारी मज़ामीन ऑप्ट करेंगे सिवाय इंग्लिश के, आप तमाम मज़ामीन को उर्दू में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बीइंग अ मेंटोर ऑफ कम्पेटिटिव एग्ज़ाम, मैं ये नहीं समझता कि अगर आपने उर्दू में एग्ज़ाम दिया है तो उससे आपके सिलेक्शन पे कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर आपने उर्दू में अच्छा लिखा है तो आपके नंबर्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। सिर्फ़ नंबर्स होते हैं जब आप अच्छा और क्वालिटेटिव लिखते हैं। अब आपका मुकाबला किन बच्चों से है? उन बच्चों से जो इस एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तैयारी करते हैं। तो आपने जो इसके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, पहले मैं उस पे बात करूँगा, फिर मैं इसके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे जाता हूँ। जो इसके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर इंग्लिश ऐसे राइटिंग स्टाइल को, इंग्लिश ऐसे होता क्या है, उसका आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। उसकी आउटलाइन के जो फ्लॉज़ हैं, किस बात पे आउटलाइन फ़ेल होती है, इसका पता होना चाहिए। पैराग्राफ को लिखते कैसे हैं, आपकी इंग्लिश ग्रामर की बेसिक गलतियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आपका ऐसे जो है वो पास हो जाता है। आई रिकमेंड कि एक वो शख्स जिसने CSS या PMS एग्ज़ाम को पास किया है या जो CSS और PMS के इंग्लिश ऐसे राइटिंग के जो मेंटोर्स हैं उनसे अपने एसेस राइटिंग्स को ज़रूर एवेलुएट करवाएं, ताकि वो इंग्लिश ऐसे की कंपटीशन में आप फेल ना हो जाएं। किसी भी एक मजमून में अगर आप फेल हुए तो आप फेल कंसिडर होते हैं। और अब सवाल ये कि जो इसका दूसरा एग्ज़ाम है वो है इंग्लिश ग्रामर और प्रेसी का, जिसके अंदर आपको तलखीस करनी होती है, प्रेसी करनी होती है, जिसमें आपको पेरो वर्ड्स, वोकैबलरी, ट्रांसलेशन इनटू उर्दू इंग्लिश, ये सारी चीज़ें उसका हिस्सा हैं। फिर आपका एक एग्ज़ाम आएगा उर्दू का पेपर होता है, जो जैसे आपने इंग्लिश ग्रामर का पेपर दिया है बिल्कुल उर्दू का पेपर भी ऐसे ही होता है। बहुत से बच्चे जिन्होंने उर्दू शुरू में नहीं पढ़ी होती है तो उनको इस पेपर में मसला होता है, लेकिन अगर आप इंग्लिश के ग्रामर के पेपर की ही उर्दू ट्रांसलेशन कर लें तो टोटल उर्दू का पेपर यही पेपर होता है, जिसमें आपको एक मजमून लिखना होता है उर्दू में, जिसमें आपको कोई शेर दिया जाता है उसकी तशरीह करनी होती है, जिसमें आपको किसी साबके लाके पेयर वर्ड्स या आपको इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेशन करनी होती है। तो ये उर्दू का पेपर का खुलासा है।
अच्छा, इसके बाद इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर है वो जीके का है। जीके का जो पेपर है ये वो वाहिद पेपर है जिसमें पीएमएस पंजाब के बच्चे फेल होते हैं, और आपने अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी में अपना 50% टाइम जो है वो बाकी पेपर्स पे लगाना है, तो आपने 50% जीके की तैयारी पे लगाना है। क्योंकि जीके का जो पेपर है ये इसमें पूरी वर्ल्ड का जो जीके है, जनरल नॉलेज है, जिसमें ज्योग्राफी है, जिसमें कंप्यूटर्स है, जिसमें एबिलिटी है यानी जिसमें मैथ्स है, रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, उसके बाद इस्लामियात की हिस्ट्री के जो एमसीक्यूज़ हैं, पाकिस्तान अफेयर्स की हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ हैं, करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यूज़ हैं, इसी तरह जो आपके कंप्यूटर्स या आईटी से रिलेटेड जो नई चीज़ें हो रही हैं, इन तमाम चीज़ों का एक मिक्स पेपर होता है जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। क्योंकि ये एग्ज़ाम पीपीएससी ले रहा है, पीपीएससी के तमाम जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, हर ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इस पेपर को पास करना थोड़ा सा टफ कॉल है। इस पेपर की प्रिपरेशन के ऊपर एक मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इस पेपर को आपने कैसे प्रिपेयर करना होता है। अगर आप घर में बैठे मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप अपनी कौन सी बुक्स के साथ इसको खुद ही प्रिपेयर कर सकते हैं। बेटर कि अगर आप किसी भी ऐसे शख्स को ज्वाइन करें जिस शख्स ने इस एग्ज़ाम को दिया हुआ हो, और फिर वो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपको ज़्यादा यूज़फुल होगा, ताकि वो टाइम आपका ना गलत जगह पे इस्तेमाल हो, जो टाइम कीमती है आपका। अच्छा, पीएमएस जीके का पेपर मैंने पहले कह दिया टफ कॉल है। इस पेपर के बाद जो 2 पेपर और हैं, एक इस्लामिक स्टडीज़ का और एक पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर है, इसके साथ ये 600 नंबर का पेपर हो जाता है। तो आपने इन तमाम मज़ामीन की जो बुक्स हैं, इंग्लिश ऐसे तो आपने प्रॉपर चेक करवाना है, और प्रेसी आपने प्रॉपर चेक करवानी है किसी भी मेंटोर को, और बाकी तमाम बुक्स को आपने मार्केट से अवेलेबल हैं, इजीली आप वहाँ से ले सकते हैं, और लेने के बाद आप इसकी तैयारी खुद से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आपने बुक्स की खुद प्रिपरेशन करनी है, जहाँ आपको किसी मेंटोर की ज़रूरत पेश आती है ज़रूर कंसल्ट करें उसको, और उसके बाद जो पास पेपर्स पूछे गए हैं इन तमाम मज़ामीन के, उनको आपने बैठ के आखिर में सॉल्व करना है। अच्छा, ये तो है कंपल्सरीज का क्राइटेरिया। अब है बात ऑप्शनल्स की। तो ऑप्शनल्स जो सब्जेक्ट्स हैं पीएमएस पंजाब के, इसकी एक लंबी लिस्ट है। 30 डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से आपको सिर्फ 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना है। डिफरेंट 7 ग्रुप्स हैं, यानी हर ग्रुप में से आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना है 200 नंबर का। अब ये 200 नंबर के 3 सब्जेक्ट मिलकर 600 नंबर बन जाते हैं। ये वो क्रूशल डिसीजन है कि आपने सब्जेक्ट कौन सा ऑप्ट करना है। आपने वो सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, पहली बात, जो आपको समझ आए। ऐसा सब्जेक्ट आपने ऑप्ट नहीं करना जो आपको समझ नहीं आएगा। जैसे साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो कि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन जिसको रखने के बाद बच्चों का अच्छा स्कोर भी आता है। लेकिन एक बच्चा जिसका बायोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं है, वो साइकोलॉजी को अगर खुद पढ़ना शुरू करेगा या पहली दफ़ा पढ़ना शुरू करेगा तो उसको ये समझ नहीं आएगा। तो ये है टेक्निकल रीज़न। तो अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर कोई टेक्निकल रीज़न इन्वॉल्व है, वो सब्जेक्ट आप ऑप्ट नहीं करेंगे। वो सब्जेक्ट आप ऑप्ट करेंगे जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, जिनको एटलीस्ट पढ़ने से आपको ईजिली चीज़ें समझ आ रही हैं। मैं आपको 10 से 5 सब्जेक्ट्स के नेम्स बता दूंगा कि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर आप अगर बगैर किसी भी बैकग्राउंड के आप इन सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं तो फिर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे इस सब्जेक्ट्स के अंदर अगर हम डिफरेंट ग्रुप्स में जाएं, और ग्रुप वाइज मैं आपको इसमें बताऊं कि हर ग्रुप में आप कौन कौन सब्जेक्ट्स को ईजिली ऑप्ट कर सकते हैं। तो जो पहला ग्रुप है, इसमें कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, बिज़नेस एड है, पब्लिक एड है। यहाँ से जो बिज़नेस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो पहले 3 सब्जेक्ट हैं, ये सिर्फ वही बच्चा ऑप्ट कर सकता है जिसका बिज़नेस का बैकग्राउंड है। इसके अलावा कोई बच्चा ऑप्ट नहीं कर सकता। तो ये टेक्निकल रीज़न आ गई। तो पब्लिक एड एक सब्जेक्ट है यहाँ से, इस ग्रुप में से, जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हों। लेकिन पब्लिक एड को पढ़ना पड़ेगा, ये थोड़ा सा टफ टाइम देगा क्योंकि ये मैनेजरियल साइंसेस के लिए पूरा ग्रुप है। तो अगर आपको कोई भी किसी ग्रुप से आपने स्किप करना है और इस ग्रुप में से आपने कोई सब्जेक्ट लेना है और आप बिज़नेस बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो आप सिर्फ पब्लिक एड का सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ग्रुप बी है। ये ग्रुप सिर्फ स्पेशल ग्रुप है जिसकी स्टडीज़ इसमें हैं। इसके अलावा इस ग्रुप को कोई बच्चा ऑप्ट ना करे। ग्रुप सी जो है, इसमें मैथ्स अगेन मैथमेटिशियंस के लिए है, कंप्यूटर साइंस भी कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए है, इंजीनियरिंग और स्टैट्स भी स्पेशल ग्रुप है जिसमें जिन बच्चों का मास्टर्स या बीएस लेवल की स्टडीज़ हैं वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। जो अगले ग्रुप हैं, इसमें जो ज्योग्राफी है, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ये तो मोस्टली वो सब बच्चे रखते हैं जिनका इनमें मास्टर्स है। लेकिन जो ग्रुप डी है, इसमें जो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, ये आप में से कोई भी बच्चा रख सकता है। ज्योग्राफी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडीज़ हैं, आसान स्टडीज़ हैं। आप पढ़ेंगे तो आप बचपन से जनरल साइंस की चीज़ें पढ़ के आए हैं। वेदर है, विंड्स हैं, ओशियन है, और फिर आपको दुनिया के नॉलेज भी मिलेगा। और इस ज्योग्राफी को पढ़ने से आपका जो जीके का पेपर है, जो कि कंपल्सरी का टफ पेपर है, वो भी बेहतर सॉल्व होगा। अगले जो ग्रुप्स हैं, इसमें पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हैं,
हिस्ट्री का सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हैं, मैथ्स कॉम का ऑप्ट कर सकते हैं। तो आप इन 3 में से आपने कोई एक सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से। जो बच्चे लॉ के बैकग्राउंड से हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी भी है कि वो यहाँ से लॉ का पेपर ऑप्ट कर सकते हैं। ग्रुप F जो है इसमें साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, फ़िलासफ़ी, ये चारों सब्जेक्ट अच्छे हैं, लेकिन सोशल वर्क ज़्यादा आसान है सोशियोलॉजी से। सोशियोलॉजी का सिलेबस ज़्यादा भी है, लेकिन सोशल वर्क का सिलेबस आसान भी है और कम भी है। तो सोशियोलॉजी और सोशल वर्क में अगर कोई बच्चा सोशल वर्क को ऑप्ट कर लेगा तो वो ज़्यादा अच्छी चॉइस होती है किसी भी बैकग्राउंड से। साइकोलॉजी के बारे में पहले बता चुका कि इसे बायोलॉजी के बैकग्राउंड के बच्चे ऑप्ट करें और कोई ऑप्ट ना करें। फ़िलासफ़ी एक सब्जेक्ट है जिसको ऑप्ट किया जाता है और इसके बहुत अच्छा स्कोर आता है। लास्ट ग्रुप है हमारे पास। इस ग्रुप में अगर आप रीजनल लैंग्वेजेस में पंजाबी, पर्शियन रखते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा स्कोर देगा। लेकिन अगर आपको लिखनी नहीं आती है, पंजाबी बोलनी नहीं आती है, या इसके अशार आपको याद नहीं होते हैं, तो फिर आपने इसको नहीं रखना, फिर ये आपके लिए डिज़ास्टर हो सकता है। तो आप यहाँ से बहुत आसान सब्जेक्ट है एजुकेशन जो आप यहाँ से ले सकते हैं। इंग्लिश लिटरेचर का कोई बच्चा है तो उसका बैकग्राउंड इससे मैच करता है। तो नाज़रीन, ये पूरा क्राइटेरियन है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करने का कि आपने उन सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करना है जो आपके लिए ईज़िली आप उनको पढ़ सकें, ताकि जो चीज़ आपको समझ आएगी तो ही आप उस पर रिसर्च कर सकेंगे। अब दूसरा जो सवाल है जो PMS के हवाले से यूजुअली मिथ्स हैं मार्केट में, मैं उस पर बात करूँगा। पहली चीज़ तो ये कि जब आप इस एग्ज़ाम पे अपेयर होते हैं तो टोटल 1200 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होता है, उसमें से आपको 600 नंबर लेने होते हैं। तो 600 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाती है। लेकिन 600 नंबर से पास होने के बाद इंटरव्यू कॉल में आप इंटरव्यू पास कर लेते हैं, लेकिन आपका मेरिट नहीं बनता है, क्योंकि मेरिट में अगर इस साल 39 सीट्स अनाउंस होने वाली हैं और इससे पिछले साल 71 सीट्स अनाउंस हुई हैं और किसी साल 20 सीट्स अनाउंस हुई हैं, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ़ सीट्स कि कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स गवर्नमेंट के पास उस ईयर हैं जिस ईयर आपने एग्ज़ाम दिया है। तो अगर तो मेरिट 70-80 पे बनता है तो ज़ाहिर आप 70-80 के दरमियान आएंगे। अगर मेरिट 20 तक फॉल करता है कि पहले 20 बच्चों को उन्होंने सेलेक्ट करना है तो आपको पहले 20 में आना होगा। तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा रिटन की अच्छी तैयारी करनी होगी ताकि आपका मेरिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो और आप नज़दीक के मेरिट में फॉल करें। अब दूसरी बात ये कि क्या PMS जो है वो एक ऐसा बच्चा कर सकता है जो सिंपल BA पास है। तो मेरे पास 10 साल के पढ़ाने के जो करियर है मेरा CSS और PMS के स्टूडेंट्स को, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो सिंपल बैकग्राउंड के साथ सिंपल BA को FA की स्टडीज़ के साथ अपने PMS को प्लान करते हैं। वो FA BA में ऐसे सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं जो उनको PMS में हेल्प करते हैं और वो इस वक्त PMS सर्विस का हिस्सा हैं। दूसरी बात कि PMS एग्ज़ाम बहुत आसान एग्ज़ाम है, बिल्कुल ये ऐसा नहीं समझना है। और जब आपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो तो आपको बहुत अच्छा तैयार करना होता है। तो PMS एग्ज़ाम को आपको बहुत अच्छा तैयार करना होगा क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन आसान इसमें पढ़ना है, जो कंसिस्टेंट रहना है वो मुश्किल है, पैशनेट रहना है वो मुश्किल है। ज़ाहिर है आपके लाइफ में बहुत से दोस्तों की शादियां भी आ जाएंगी, आपके बहुत से और लवाजमात भी अटैच होंगे, आप ख़ुद भी कभी बोर हो जाएंगे और आप ख़ुद भी बैठ के नहीं पढ़ सकेंगे। सिर्फ इसमें वही सिकंदर जीतेगा जो बैठ कर कंसिस्टेंसी से अपने उस टाइम पर फोकस रहेगा और किसी दूसरे एग्ज़ाम या किसी दूसरी जो प्लानिंग्स है उसमें नहीं जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं हम जॉब के साथ कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको ये कहता हूँ कि जॉब के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगेन आप इस एग्ज़ाम की जो प्रेपरेशन है उसको जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। सो अगर आप जॉब पे हैं तो आप जॉब के साथ इसको कंटिन्यू कर सकते हैं इसकी प्रेपरेशन को, लेकिन एग्ज़ाम से 2 मंथ पहले आपको फिर अपने आप को स्पेयर करना होगा ताकि आपका जो मुकाबला उन बच्चों से है जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली इस एग्ज़ाम को पढ़ रहे हैं। कोई भी कॉस्ट, कोई भी सक्सेस कुर्बानी मांगती है। तो यहाँ पर लोग जॉब की कुर्बानी देते हैं, यहाँ पर लोग अपने करियर के पीक टाइम की कुर्बानी देते हैं, यहाँ पर लोग कंसिस्टेंट होने की कुर्बानी देते हैं। जहाँ पर बहुत से लोग सारा दिन पार्टीज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पर आप अकेले बैठे किसी कमरे में पढ़ रहे होते हैं। तो ये कुर्बानी देने से ही आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं और फिर बाद में खुर्दबीनी लोग भी आपके रिश्तेदार बनना शुरू हो जाते हैं। हम PMS के हवाले से जो GK का एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन एक टफ़ कॉल है, उसको किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं इस पर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे आपके लिए। आपको देखते रहना है AR न्यूज़।